गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने एसिड, बेस और साल्ट की जनरल परिभाषा देखी थी और अपनी एसिड और बेस की अवधारणाएं देखी, जिनमें सबसे मुख्य अवधारणा थी आर्नियस अवधारणा। इस अवधारणा को मैं वापस यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। तो एसिड बेस की जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट अवधारणा है वो है आर्नियस अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। ये पिछले वीडियो में अपनी परिभाषा देखी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं, और सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन प्रदान करते हैं। तो उदाहरण के लिए लें, जैसे मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ मैंने एक्यू लिखा। एक्यू लिखने से तात्पर्य एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इस एसिड को मैंने किस में मिलाया है, वाटर के अंदर मिलाया है, तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो HCl को जैसे ही अपन इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, अपने अवयवी आयनों में, और ये किन से बना है, H+ और Cl- आयन से। तो परिभाषा क्या कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान कर रहे हैं। तो HCl का जब जलीय विलयन अपने बनाया तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। ये डिवाइडेड हो गया H+ और Cl- आयन में, अर्थात ये जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+ आयन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड AQ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2H+ और SO4-2। ध्यान दो, इधर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का जो संयोजकता होती है वो +1 है तो 2 की 2 जाएगी। तो अकेला इसका उल्टा है, सल्फेट की संयोजकता कितनी होगी, -2। तो जैसे H2SO4 को जलीय विलयन बनाया तो ये डिवाइडेड हो गया 2H+ और SO4-2 के अंदर। ये भी जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है या हाइड्रोजन आयन दे रहा है, अर्थात ये अम्ल है। इसी प्रकार HNO3 AQ, तो ये डिवाइडेड हो जाएगा H+ और NO3-। तो परिभाषा क्या कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H+ आयन। ये तीनों ही जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H+ आयन प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं, अर्थात ये अम्ल हो गया। लेकिन जो ये तीनों ही एग्जाम्पल है, ये किसके उदाहरण है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ये तीनों उदाहरण किसके हैं, प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल क्या होता है कि ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर वे पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। दूसरे जैसे मैं लिखूँ एक और एग्जाम्पल, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका जलीय विलयन बनाए तो ये डिवाइडेड हो जाएगा एसिटेट आयन CH3COO- और H+ आयन के अंदर। ये भी जलीय विलयन में H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। अर्थात वीक एसिड वो होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो वियोजित नहीं होता है। इसी प्रकार H2CO3 कार्बोनिक एसिड या कार्बोलिक एसिड बोलते हैं इसको, ये डिवाइडेड हो जाएगा 2H+ और CO3-2 में। नीचे वाली दो एग्जाम्पल हैं वो वीक एसिड के एग्जाम्पल है या दुर्बल अम्ल के उदाहरण। और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा चुका है कि 2 प्रबल अम्लों के उदाहरण लिखिए या 2 प्रबल अम्ल एवं 2 दुर्बल अम्लों के उदाहरण लिखिए। तो आपको याद रखना है कि ऊपर वाले 3 हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तो है प्रबल अम्ल। और CH3COOH एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड या कार्बोलिक एसिड किसके हैं, दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। अब इसी परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये डिवाइड हो जाएगा Na+ और OH- आयन के अंदर, अर्थात ये भी जलीय विलयन के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH- आयन, अर्थात ये क्या हो गया, सार हो गया। दूसरा KOH, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये किस में डिवाइड हो गया, K+ और OH- आयन के अंदर। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये Ca+2
और यहाँ पर देखो कितने OH है, 2 OH, तो 2 OH माइनस है। एक OH पर माइनस की 1 संयोजकता होती है तो 2 पर माइनस की 2, तो इसका उल्टा यहाँ पर कितनी जाएगी, प्लस की, कैल्शियम पर प्लस की 2 संयोजकता जाएगी। इसी प्रकार MgOH का होल ट्वाइस, तो ये Mg+2 और 2 OH माइनस में डिवाइड हो गया। तो परिभाषा के अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है कि सारे वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। और चारों ही जो नीचे वाले एग्जाम्पल है ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, OH माइनस आयन जलीय विलयन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारे ऊपर वाले जो 2 एग्जाम्पल है वो प्रबल सारों के उदाहरण है और नीचे वाले 2 एग्जाम्पल है वो दुर्बल सारों के उदाहरण है। जो नीचे का उदाहरण है MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये एक दुर्बल एंटासिड है। दुर्बल एंटासिड मतलब दुर्बल सार है जिसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब अपन इससे अगला टॉपिक लेंगे जो जनरल, तो अम्ल सार की ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन दाता, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही। यदि इसकी परिभाषा एक लाइन में बनाना चाहूँ तो अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, और सार प्रोटॉन ग्राही। जनरल की परिभाषा है अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही। आगे यदि इसकी बात लिखी, अम्ल से जो पदार्थ बनता है, मतलब यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होगा। अम्ल से जो आयन बनता है उसे संयुग्मी सार कहते हैं। संयुग्मी सार कहते हैं। और सार से जो पदार्थ या आयन बनता है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। वापस समझ लें इस बार परिभाषा क्या कहती है। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही। अम्ल से जो पदार्थ बनता है या जो आयन बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी सार कहते हैं। और जो सार से जो पदार्थ या आयन बनता है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। एक एग्जाम्पल से अपन को ये पूरा अंडरस्टूड होगा। जैसे मेरे पास HCl प्लस H2O के मध्य रिएक्शन करवाएं, बिटवीन HCl और H2O के मध्य अपन यदि कोई रिएक्शन करवाते हैं तो H3O प्लस और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान दो, परिभाषा क्या कहती है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। यदि HCl को मैं लिखना चाहूँ तो ये किससे बना है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन से बना हुआ है। H प्लस और Cl माइनस आयन से बना हुआ है। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन देने का कार्य यहाँ पर किसने किया, HCl ने, और HCl ने अपना एक प्रोटॉन दे दिया H2O को। जैसे ही H2O ने इस H प्लस को ग्रहण किया तो क्या बन गया, H3O प्लस। देखो जैसे यहाँ पर H2O पहले ही है, 2 हाइड्रोजन है, H प्लस इस HCl ने इसको प्रोवाइड कर दी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 और 1 कितनी हो गई, 3 हाइड्रोजन तो ये हो गई। ऑक्सीजन ऐसे के ऐसे, और जो ये प्लस का चार्ज है, जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्लस का चार्ज वो इसके साथ कैरी होगा, इसके साथ आएगा। तो 2 हाइड्रोजन पहले थी यहाँ पर, मतलब H2O के अंदर। अब इसने अपना जो ये प्रोटॉन है, HCl ने अपना एक प्रोटॉन किसको प्रोवाइड कर दिया, H2O को। तो यहाँ H2 जैसे ही इसको प्रोवाइड करेगा क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अर्थात इसके पास 2 हाइड्रोजन तो पहले थी, एक और जुड़ गई जो प्लस वाली, तो H3O प्लस। और यहाँ पर क्या रह गया, इसको प्रोवाइड करने के पश्चात क्या रह गया, Cl माइनस। हाँ,
अपन देख रहे थे कि अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं, तो इस HCl ने अपना प्रोटोन मतलब H+ किसको प्रोवाइड कर दिया, H2O को। तो इसने प्रोटोन प्रोवाइड करने का कार्य किया, देने का कार्य किया किसने किया, HCl ने, इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और सारे प्रोटोन ग्राही होते हैं, इस प्रोटोन को ग्रहण किसने किया, H2O ने, इसलिए ये क्या हो गया, सार। सीधी सी बात है, अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं, देने का कार्य HCl ने किया, अपना H+ किसको दे दिया, H2O को, तो ये तो हो गया अम्ल। और सार प्रोटोन ग्राही होते हैं, ग्रहण करने का कार्य किसने किया, H2O ने, अर्थात जो ग्रहण करता है वो सार होता है, तो H2O ने ग्रहण के लिए, इसलिए क्या हो गया, सार। अब ध्यान दो, अम्ल से जिस पदार्थ या आयन का फॉर्मेशन होता है, अम्ल से जिस पदार्थ या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी सार, संयुग्मी सार। अब इसने अपना H+ प्रोवाइड कर दिया इसको, तो इसके पास जो रह गया वो बाद वो क्या है, Cl-, इसने HCl ने अपना H+ इसको प्रोवाइड कर दिया, क्या रह गया इसके पास, Cl-, अर्थात इस HCl से किसका फॉर्मेशन हुआ, Cl- पार्ट शेष रह गया, अर्थात Cl- का फॉर्मेशन हुआ या बना। तो अम्ल से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, संयुग्मी सार, संयुग्मी सार। अम्ल से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, संयुग्मी सार। तो HCl ने अपना H+ प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसको दे दिया, क्या रह गया इसके पास, Cl-, तो अम्ल से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी सार। और सार से जो पदार्थ का या आयन का निर्माण होता है, सार से जिस पदार्थ या आयन का, या आयन बना H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसको। सार से जिस पदार्थ या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। अर्थात ये पैर के रूप में, ये अम्ल और ये इसका संयुग्मी सार का पैर है, मतलब जोड़ा है, और ये सार और ये इसकी संयुग्मी अम्ल का जोड़ा है, उल्टा है। यह अम्ल है, तो अम्ल से जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होगा, अम्ल से जो पदार्थ बनेगा या जो आयन का फॉर्मेशन होगा, जिस आयन का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, संयुग्मी सार। उल्टा है, अम्ल से जो पदार्थ बनता है वो सार बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा, उसके साथ क्या लगना है, संयुग्मी सार। और सार से जो जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको कि आपने क्या देखा है कि अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं, अम्ल प्रोटोन देने का कार्य करते हैं, प्रोटोन दाता होते हैं, और सार प्रोटोन ग्राही, अर्थात वो प्रोटोन ग्रहण करने का कार्य करते हैं या ग्राही होते हैं। अम्ल से जो पदार्थ बनता है उसे संयुग्मी सार कहते हैं, अम्ल से जो पदार्थ या आयन बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी सार कहते हैं। और सार से जो पदार्थ या आयन बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल। अब वापस इस उदाहरण से देखिए, HCl और H2O के मध्य अपने रिएक्शन करवाई, तो दो चीज़ों का निर्माण हुआ, हाइड्रोनियम आयन H3O+ और Cl-। तो इसको देखने से पता लगता है कि H2O के पास पहले कितने हाइड्रोजन, 2। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना हो गया, H3O+, मतलब इस H2O ने एक H+ को ग्रहण किया, क्योंकि अपन देखते हैं H2O के पास 2 हाइड्रोजन है, एक H+ आगे जुड़ गई, तभी क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन, तो ये एक 3 H3O का हो, इससे कैसे प्लस का प्लस, अर्थात इसने प्रोटोन को ग्रहण किया या H+ आयन को क्या किया, ग्रहण किया है। तो क्या होता है कि सार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन को ग्रहण करते हैं या प्रोटोन ग्राही होते हैं। तो प्रोटोन को ग्रहण करने का कार्य किसने किया, H2O ने, इसलिए क्या हो गया, सार। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन देते हैं या प्रोटोन दाता होते हैं। तो यहाँ इसके पास ये H+ कहाँ से आई, इस जल के पास H+ से कहाँ आया, वो H+ इसने दिया। इसने क्या किया, अपना जो प्रोटोन है H+ वो किसको प्रोवाइड कर दिया, वाटर को। तो वाटर में जैसे H2O तो पहले थे, एक और हाइड्रोजन जुड़ गई, तो कितनी होगी, 3, तो H3O+। अर्थात इस HCl ने प्रोटोन देने का कार्य किया, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्योंकि अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं। जो पदार्थ प्रोटोन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, सार। तो ग्रहण करने का कार्य किसने किया, H2O ने। अम्ल से जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, जो आयन बनता है, अब इसने HCl ने अपना H+ प्रोवाइड कर दिया इसको, तो क्या रह गया, Cl-। तो अम्ल से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलेंगे अपन, संयुग्मी सार, उल्टा बोलेंगे। और सार से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, संयुग्मी अम्ल। तो जिसने H2O ने एक H+ ग्रहण करते क्या बनाया, H3O+, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल। एक अदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक और, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अपने जो ये लुईस उदाहरण देखिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, और ये दोनों ही मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जल मतलब वाटर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, H2O भी लिख सकता हूँ, और इसको H और OH के रूप में भी लिख सकता हूँ। इसकी रिएक्शन करवा रही है अपन अमोनिया के साथ। अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करवाई, जल के साथ करवाई।
तो कौन कौन से आयन का फॉर्मेशन हो गया? अमोनियम आयन। याद रखना है, ये अमोनिया है और ये है अमोनियम आयन। आयन क्यों? क्योंकि इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ है, NH4 प्लस को अमोनियम बोलेंगे, तो अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सा अम्ल है और कौन सा सार है अपनी परिभाषा के अनुसार, या कौन सा संयुग्मी सार है और कौन सा संयुग्मी अम्ल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अपन पिछले वाले इस उदाहरण में अपने देखा, इसकी परिभाषा देखी कि परिभाषा क्या कहती है कि अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं, सार प्रोटोन ग्राही। अब ध्यान दो, यहाँ पर NH3 के अंदर हाइड्रोजन कितनी 3 है और यहाँ पर कितनी हो गई 4, और प्लस का चार्ज और लगा हुआ है, अर्थात इसका मतलब है NH3 में एक H प्लस जुड़ा हुआ है, H प्लस आके जुड़ा, NH3 में एक H प्लस आके जुड़ा, तो N3 तो ये एक हाइड्रोजन कितनी होगी 4, और ये प्लस का चार्ज इसके साथ आएगा, अर्थात इसने प्रोटोन ग्रहण करने का कार्य किया अमोनिया ने। प्रोटोन ग्रहण करने का कार्य किसने किया? अमोनिया NH3 ने। और प्रोटोन जो ग्रहण करता है वो क्या होते हैं? प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं? सार। तो NH3 क्या हो गई? सार हो गई, क्योंकि परिभाषा कहती है प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं? सार। तो अमोनिया ने प्रोटोन ग्रहण किया, तभी तो क्या बना? NH4 प्लस, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन 3 थी, एक H प्लस आगे जुड़ी, तभी तो NH4 प्लस बना। तो अमोनिया ने क्या किया? प्रोटोन ग्रहण किया, और प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं? सार। तो अमोनिया क्या हो गई? सार। तो देने का कार्य किसने किया? इस जल को ऐसे लिख सकता हूँ H और OH माइनस आयन के रूप में। इस जल ने अपना H प्लस आयन किसको प्रोवाइड कर दिया? NH3 को। तो इसने अपना एक प्रोटोन दे दिया, प्रोटोन दाता हो गया H2। तो प्रोटोन दाता क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। प्रोटोन दाता क्या होते हैं? अम्ल। तो जल ने मतलब वाटर ने, या इस जल ने अपना H प्लस आयन किसको प्रोवाइड कर दिया? NH3 को। तो जो प्रोटोन दाता होंगे या जो देने वाले होंगे वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो जल क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो यहाँ पर जल अम्ल हो गया और NH3 क्या हो गया? सार। अम्ल से जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, अब ध्यान दो, इसने अपना H प्लस इसको दे दिया, तो क्या रह गया इसके पास? अब शेष भाग क्या रह गया? OH माइनस आयन। तो इस एसिड से जो अम्ल से जिस आयन का निर्माण हुआ या जिस पदार्थ का निर्माण हुआ उसे क्या बोलेंगे अपन? उल्टा संयुग्मी अम्ल। तो इससे HOH से किसका फॉर्मेशन हुआ? इसने अपना H प्रोवाइड इसको कर दिया और क्या बना दिया? NH4 प्लस, और क्या रह गया? OH माइनस आयन, अर्थात इसे क्या बोलेंगे अपन? संयुग्मी सार। उल्टा बोलेंगे, अम्ल से जिस आयन का या जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलेंगे अपन? संयुग्मी अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुग्मी सार। सॉरी, अम्ल से जिस पदार्थ या आयन का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे? संयुग्मी सार। अब इस सार से किसका फॉर्मेशन हुआ? ये सार था, इसने H प्लस आयन इसको प्रोवाइड कर दिया और क्या बना लिया? NH4 प्लस, अर्थात इसने प्रोटोन ग्रहण किया लिया। तो इस NH3 से किसका फॉर्मेशन हो गया? जैसे इसने H प्लस ग्रहण कर लिया तो क्या किसका फॉर्मेशन हो गया? NH4 प्लस। और सार से जिस आयन या पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? संयुग्मी अम्ल। तो ये अम्ल एवं सार की क्या थी? ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। दो वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड लोरी, जिन्होंने अलग अलग की अवधारणा दी कि अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं और सार क्या होते हैं? प्रोटोन ग्राही। अम्ल से जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जिस आयन का निर्माण होता है उसे संयुग्मी सार कहा जाता है, और सार से जिस आयन या पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल। दो एग्जाम्पल से अपने इसको देखा। इससे अवधारणा की विशेषता है कि ये जलीय विलयन में ही अम्ल सार की व्याख्या नहीं करती, इसके अलावा भी करती है, क्योंकि उसमें अपन बात करते हैं अन्य अवधारणा केवल जलीय विलयन में ही व्याख्या कर रही थी, लेकिन ये जलीय विलयन के बाहर भी बता रही है। और ऐसे अम्ल एवं सारों की व्याख्या भी कर रही है जिनमें H प्लस और OH माइनस आयन नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, क्योंकि ये प्रोटोन के आधार पर है और प्रोटोन तो कोई सा भी हो सकता है। तो ये ऐसे अम्ल एवं सारों की व्याख्या करती है जिनमें H प्लस और OH माइनस आयन दोनों ही उपस्थित नहीं हो। इससे अगले वाला जो कंसेप्ट होगी वो लुईस अवधारणा होगी। इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखें, समझ में नहीं आए तो आप अपने ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं।